Okay. Good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics classes. जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डिटेल से बात किया था वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस, और उस वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस में हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे। लास्ट में एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, कब हम उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, कब हम उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक इंडेक्स एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, व्हाई एडियाबैटिक इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस बट पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये हमने डिटेल से देख लिया था। उसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था कि क्या स्लोप होगा पीवी डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप दोनों माइनस में आए थे, बट जब हम कहने का मतलब आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक की जब बात किए थे, कांस्टेंट आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का स्लोप माइनस पी बाई वी की बात किया था, एंड एडियाबैटिक का स्लोप माइनस गामा इंटू पी बाई वी का बात किया था। मतलब एडियाबैटिक कर्व स्लोप जो है वो गामा टाइम्स ग्रेटर देन है आइसोथर्मल के स्लोप से, एंड गामा इज ग्रेटर देन 1, सो द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मस्ट बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। यह हमने बात कर लिया था, डिटेल से समझ लिया था कि क्यों ऐसा होगा। सबको हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था कि पीवी डायग्राम में कौन सा प्रोसेस कैसे ड्रा करेंगे जिससे कि हम साइकिल्स को आसानी से ड्रा कर सकें, वो सारे साइकिल हमारे ड्रा हो जाए। अब कुछ छोटी छोटी चीजें रिलेटेड हैं, उनको भी अभी देख लेते हैं। फिर उनको देखने के बाद, क्योंकि मैंने कहा था एक टेबल बनाना है, तो मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए आपको बात करूंगा ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए अभी बात करना जरूरी नहीं समझ रहा था, बट चूंकि एक टेबल बनवाना है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का, इसलिए ओपन सिस्टम में पांचों प्रोसेस में क्या वर्क होंगे केवल उतना बताने के लिए, फिर हम वापस क्लोज सिस्टम में चले आएंगे। तो ये चीजें हमें करनी है, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या देख रहे होंगे या वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्चुअली चीजों को वन बाय वन लिंक करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं यहां जो आपको बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो इसके लिए भी है कि आप अगर इंटरव्यू देने जाएं तो आपके जो आंसर्स हों वो दूसरों से अलग हो। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे दूसरों से आंसर, आपके आंसर अलग होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो व्हाट इज दिस, आप चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाइए, यानी वन डे एग्जाम देने जाइए, या किसी इंटरव्यू में बैठिए, तो वो सारे के सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से वन बाय वन लिंक करके पढ़िएगा। यही सीक्वेंस होता है पढ़ने का। जब इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ में आएगा, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स रटना नहीं है। रट के पढ़ना तो कोई भी किस दे दो सब कुछ, एक लाइन से रटना शुरू कर दे तो रट के पढ़ लेगा, बट रट के पढ़ना फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दे देना, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअली चलने की कोशिश करिएगा। मैं जिस तरह आपको ले चल रहा हूं, एक से दूसरे को जोड़ते हुए चले जाएंगे, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज के लेक्चर में बात करते हैं कि कल हम लोगों ने जो पढ़ लिया था स्लोप के अलावा आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ लिया पहले, लेकिन उन आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ चीजें छूट गई हैं जिनको आसानी से यानी यहां पे हम रिकवर करेंगे, और 3 इक्वेशंस हैं जो कि आगे यूज होंगे, इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमने इस लेक्चर में हेडिंग डाला है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होंगे, ठीक है। फर्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पहला प्रोसेस हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी को आइसोकोरिक या आइसोचोरिक प्रोसेस कहते हैं।
इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर हम कहें कि आइडियल गैस इक्वेशन यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू mRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू mRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। व्हेन PV इज इक्वल टू mRT, according to this process V is equal to constant, V is equal to constant. When V is equal to constant, then P is equal to mR divided by V into T divided by P into T, इसी को तो बोलते हैं। अब अगर यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हो तो ये सब हो गया कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे, भाई जहां प्रोपोर्शनलिटी होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। अगर कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वो प्रोसेस बात करता है, कौन सा प्रोसेस, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करता है तो इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। When P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तब आप कह सकते हो कि P2 by P1, P2 by P1 इज इक्वल टू T2 by T1। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P2 by P1 की वैल्यू T2 by T1 के इक्वल होगी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हो तो। इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को जब आप पीवी डायग्राम में दिखाते हो, जब आप पीवी डायग्राम में दिखाते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पीवी डायग्राम में दिखाने का मतलब है, पीवी डायग्राम में दिखाने का मतलब है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इसका मतलब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। अगर आपने सिस्टम से हीट निकाला तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि हीट, जो हीट है वो क्या होगी, सिस्टम से रिजेक्ट होगी, यानी सिस्टम से बाहर जाएगी, सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होगा, सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होगा। तो जब रिजेक्शन होगा हीट का, इसका मतलब वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा पीवी डायग्राम में। जब हीट का एडिशन होगा तो वर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस ऑन पीवी डायग्राम। दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस ऑन पीवी डायग्राम। याद रखिएगा, मैं बता चुका हूं पहले, लेकिन यहां पे सब सेपरेटली फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो याद रखिएगा, अब अगर लाइन ड्रा करने को कहे, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करता है तो या तो वो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। जब अपवर्ड होगा तो हीट सप्लाई कराएंगे, जब डाउनवर्ड होगा तो हीट रिजेक्ट कराएंगे। जब डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आएगा तो हीट क्या होगी, हीट का रिजेक्शन होगा, हीट का रिजेक्शन होगा। दिस इज द प्रोसेस 1।
सेकेंड प्रोसेस, यहीं से प्रोसेस के नाम याद हो जाने चाहिए, तीसरी बार ये प्रोसेस के नाम आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जब आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करते हैं तो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी का नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस, इसी का नाम है आइसोपेस्टिक प्रोसेस। यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। फिर से वही बातें करेंगे, फिर से वही बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करना है तो पीवी इज इक्वल टू हम बात करेंगे एम आर टी की, पीवी इज इक्वल टू बात करेंगे एम आर टी की। व्हेन पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। व्हेन P इज इक्वल टू कांस्टेंट, then V is equal to mR divided by P into T, mR divided by P into T। अब बताओ, दिस इज द मास कांस्टेंट है, दिस इज द गैस कांस्टेंट R, दिस इज द प्रेशर कांस्टेंट मान के रखा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। जब यहां ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो यहां से इसको भी जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे V बढ़ेगा T बढ़ेगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसीलिए कहा गया कि इन दिस केस V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन में अब आगे से रिलेशन ये वाला यूज करिएगा हमेशा। आइडियल गैस इक्वेशन है तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है। और ये कब होगा, जब P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब P इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज द प्रेशर लाइन, दिस इज द वॉल्यूम लाइन, दिस इज द प्रेशर लाइन, दिस इज द वॉल्यूम लाइन, दिस इज द प्रेशर लाइन, दिस इज द वॉल्यूम लाइन। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो प्रेशर है उसको, यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं। जनरली नॉट ऑलवेज, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपने सिस्टम को, कोई सिस्टम है उसको हीट सप्लाई करूंगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मैंने हीट सप्लाई किया इस आइडियल गैस को। जब मैंने इसको हीट सप्लाई किया तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसे ही हीट आपने इसको दिया, जैसे हीट इसको दिया, इसका मतलब हीट पॉजिटिव हो गई। जैसे हीट दिया, यह पिस्टन तुरंत ऊपर की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा, यह पिस्टन तुरंत ऊपर की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा, यानी वॉल्यूम 1 से बढ़ के 2 की तरफ भागेगा। वॉल्यूम 1 से तरफ 2 की तरफ भागने का मतलब है कि अगर आपने हीट सप्लाई किया है तो आपका प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के साथ 1 से चलेगा 2 की तरफ जाएगा, 1 से चलेगा 2 की तरफ जाएगा। यानी जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा, जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा, 1 से 2 की तरफ जाएगा। और कब, जब आप उसको हीट सप्लाई करोगे, जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे। यानी अगर आप हीट सप्लाई करते हैं, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर बढ़ती हुई वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे दिखाई पड़े तो ये मान लीजिएगा
कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा दिया। इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा दिया, एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। अब अगर उस सिस्टम से हीट को वापस लेना है, हीट को रिजेक्ट कराना है, अगर हीट को रिजेक्ट कराया तो फिर यह पिस्टन वापस आएगा, तब हीट बाहर जाएगी। जब यह पिस्टन वापस जाएगा यानी 2 से 1 की तरफ आएगा, तो इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कब? जब हीट का रिजेक्शन होगा। जब हीट का रिजेक्शन होगा, अगर आप हीट का रिजेक्शन कराते हो तो फिर वॉल्यूम कम होगा, हीट सप्लाई कराते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट सप्लाई कराते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट रिजेक्ट कराते हो तो वॉल्यूम कम होगा, हीट रिजेक्ट कराते हो तो वॉल्यूम कम होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करते हो तो ये इक्वेशन अप्लाई होंगे, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब हुआ, यहां से निकाल लीजिए, जो भी इक्वेशन बनेगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा, वो अपने आप निकल के यहां से आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, यानी P इक्वल टू कांस्टेंट रख दीजिए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यहां से निकल के चीजें अपने आप आ जाएंगी। ये आपको प्रोसेस दिखाई पड़ेंगे। अगर आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट कराओगे तो वॉल्यूम कम होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट कराओगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इट्स क्लियर। तो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आप सब जानते हैं, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूं। द थर्ड प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात करते हैं, उसी को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to mRT। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to mRT। ये आप पढ़ चुके हैं किसके हिसाब से? T is equal to constant। T is equal to constant। जब T is equal to constant की बात करते हैं, इसका मतलब PV is equal to पूरा का पूरा mRT कांस्टेंट हो गया, है ना? mRT, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, c भी t भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि PV is equal to constant। PV is equal to constant। PV is equal to constant का मतलब P1 V1 is equal to P2 V2। और आइसोथर्मल कर्व का ग्राफ क्या होगा, ये मैं ऑलरेडी पीछे आपको बता चुका हूं। कैसा कर्व होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का, मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है उसको। ऑलरेडी जस्ट इसके पहले द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व मैंने आपको बताया है, वहीं से आप देख सकते हैं कि अगर वो आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा, कैसे ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे ये शुरू करना पड़ा, अदरवाइज इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं था, जिसके लिए इसको मुझे बताना पड़ा आपको, उसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एन आइडियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब आप कहते हैं Q इज इक्वल टू 0, जो हीट ट्रांसफर है वो 0 होगा, और एडियाबैटिक का एक इक्वेशन आप पढ़े, मैं यहां पे प्रूफ नहीं कराया हूं और मुझे नहीं लगा कि जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं कराया। कहोगे तो मैं करा दूंगा। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, यानी कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपने पढ़ा है। एडियाबैटिक का जो बेसिक इक्वेशन है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, वेयर गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है,
अब अप्लाई करिए, किसके लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है, हमें लिखना है आइडियल गैस के लिए, हमें लिखना है आइडियल गैस के लिए। लिखिए, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। जब आपने यहां लिखा पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, जरा यहां से पी की वैल्यू निकालो भाई, एक पी की वैल्यू निकालो तो V इज इक्वल टू आया एम आर टी डिवाइडेड बाई पी कर सकते हैं। अगर आप V की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप V की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई P कर सकते हैं। अगर P की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पहले P की वैल्यू निकाल लीजिए तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि पहली बार में इतना टफ हो गया ये। P इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाई बी, एम आर टी डिवाइडेड बाई बी। इस P की वैल्यू को उठाकर जो ये इक्वेशन 1 था इसमें पुट कर दो भैया, जरा जो ये इक्वेशन 1 था इसमें पुट कर दो। जब इसमें पुट करोगे P की वैल्यू तो क्या होगा, इस वैल्यू को यहां पुट करो। जब यहां पुट करोगे तो इसका मतलब हुआ कि एम आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट सी, वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखिए जरा, यहां v टू दी पावर गामा है, यहां v है, इसका मतलब यहां का एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, और m और r को इधर भेज दो तो हम कह सकते हैं t इंटू वी टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू c अपान एम आर, c अपान एम आर। C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट है। अब अगर ये पूरा का पूरा नया कांस्टेंट है तो हम इसको इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि t इंटू वी की पावर गामा -1 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। व्हेन t इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन मैं लिख सकता हूं t1 v1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू t2 v2 टू द पावर गामा -1, T2 V2 टू दी पावर गामा -1। यानी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक में मैं करना क्या चाह रहा हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 है। हीट ट्रांसफर 0 का मतलब ना तो उसका प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मेरे पास वेरिएबल 3 है तो मैं उन तीनों में अलग अलग रिलेशन बनाना चाहता हूं। एक बार प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मेरे पास पहले से है, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट का मतलब हुआ कि P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। भाई ये रिलेशन तो मेरे पास ही है। अगर क्वेश्चन में प्रेशर ना दिया हो, क्वेश्चन में प्रेशर ना दिया हो, टेम्परेचर दे दिया हो, वॉल्यूम दे दिया हो, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? तब आप अप्लाई करोगे क्या, तब आप अप्लाई करोगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का मतलब ये वाला इक्वेशन, यानी T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। और वो कैसे आएगा वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है।
कैसे आएगा वो मैंने आपको यहां बता दिया। यानी एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन आपको ये मिल गया। अब जरा तीसरा भी निकाल लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दिया हो, वॉल्यूम टेम्परेचर, क्वेश्चन में क्या हो, प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो, वॉल्यूम ना दिया हो, जिसका आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अप्लाइड थर्मो में, जिसका आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अप्लाइड थर्मो में। तो थर्ड केस में हम ये मान सकते हैं, थर्ड केस में हम ये मान सकते हैं, मैं यहां से हटा देता हूं इसको, इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए, थर्ड केस में, सेकेंड केस का हमने इक्वेशन निकाल लिया कि अगर हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो ये रिलेशन आएगा। अगर इसी को मुझे टेम्परेचर और प्रेशर में चाहिए, वॉल्यूम में नहीं चाहिए, इसका मतलब जो मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में V को गायब करना है और V की जगह क्या लाना है, टेम्परेचर लाना है। जब V की जगह टेम्परेचर लाना है तो कुछ नहीं करना, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू mRT, PV इज इक्वल टू mRT। यहां से V निकालो, यहां से V निकालने का मतलब हुआ mRT डिवाइडेड बाई P, mRT डिवाइडेड बाई P, डिवाइडेड बाई P। अब इस mRT डिवाइडेड बाई P की वैल्यू यहां पुट कर दो। इसका मतलब हुआ इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करो। इसका मतलब प्रेशर है तो प्रेशर तो रहेगा, वॉल्यूम की जगह पे mRT डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट C, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट C आएगा ना, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट C। अब यहां पे जो जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखो, बाकी को अलग हटा दो। जब यहां दोनों को एक तरफ रखोगे, बाकी को अलग हटाओगे, तो देखिए नीचे P टू द पावर गामा आएगा, ऊपर T टू द पावर गामा आएगा, लेकिन एक P ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब हम नीचे P टू द पावर गामा -1 करेंगे, क्योंकि एक पावर 1 इससे कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां बना कि T टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा -1, दैट इज इक्वल टू C अपॉन mR टू द पावर गामा, mR टू द पावर गामा, ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब यहां C कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, मतलब एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि T टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट C, इज इक्वल टू कांस्टेंट C। अब अगर इसी को मैं T1 और T2 में लिखना चाहूं तो बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ना, इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं। चलो इसको भी इससे हटा देता हूं, बाद में तीनों को एक साथ लिख दूंगा।
देखिए यहां पर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे लिखने में ना, इसलिए मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, बाद में लिख दूंगा फिर से। चलिए देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं T1 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P2 टू द पावर गामा माइनस 1, P2 टू द पावर गामा माइनस 1। इस P2 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए उठा के, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हुआ P2 डिवाइडेड बाई P1 और दोनों की पावर है गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर है T2 नीचे है T1 टू द पावर गामा, टू द पावर गामा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम भाई, इसको लिख सकते हैं P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 टू द पावर गामा अपान गामा माइनस 1। इसको इधर ले आए तो या तो ये इक्वेशन ऐसा लिखा मिलेगा, या तो ये इक्वेशन ऐसा लिखा मिलेगा, और या तो ये इक्वेशन T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा, टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशन का यूज किया जाता है जब आप अप्लाइड थर्मो पढ़ते हैं तब, जब आप पावर प्लांट पढ़ते हैं तब, ठीक है, जब आप आरएसी पढ़ते हैं तब। तो अगर एडियाबैटिक कहता है तो एडियाबैटिक के हिसाब से आप देख लीजिए कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो क्वेश्चन में दिया है, और उसके हिसाब से आप उस इक्वेशन को बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने का मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के तीनों इक्वेशन की बात करता है, तीनों इक्वेशन की बात करता है, तो तीनों इक्वेशन एक साथ एक जगह हम लिख लें अगर, तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तीनों को अगर हम एक साथ लिख लें तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक क्या है? फर्स्ट है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। इस इक्वेशन का यूज आप कब करेंगे? जब क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हो और प्रोसेस एडियाबैटिक बोला हो एंड फ्लूइड आइडियल गैस होना चाहिए। फॉर एन आइडियल गैस हम इसका यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या आया था? याद करिए, सेकेंड इक्वेशन आया था T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा जब इसका कब यूज करेंगे? जब प्रोसेस एडियाबैटिक हो, आपका फ्लूइड आइडियल गैस हो और क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हो
प्रेशर ना दिया हो, प्रेशर ना दिया हो। तीसरे का यूज क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन बना, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, टू दी पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। इस इक्वेशन का यूज कब करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करेंगे कब? इस इक्वेशन का यूज करेंगे कब? जब क्वेश्चन में क्या दिया हो? टेम्परेचर दिया हो। यानी क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है तो इसका यूज करेंगे। टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है तो इसका यूज करेंगे। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है तो इसका यूज करेंगे। तीनों का यूज हम तभी करेंगे जब फ्लूइड हमारा आइडियल गैस हो। जब फ्लूइड हमारा आइडियल गैस हो तभी यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इनका यूज नहीं करेंगे। यानी ये आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रोसेस एडियाबैटिक होना चाहिए, प्रोसेस एडियाबैटिक होना चाहिए, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, तब ये इक्वेशंस का यूज कर पाओगे, अदरवाइज इन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हो। अदरवाइज इन इक्वेशंस का यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको समझ के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इक्वेशन। ये जो तीन इक्वेशन मैंने यहां पे लिखा है 1, 2 एंड 3, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इनका यूज बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, कई जगह होगा, अप्लाइड में होगा, आरएससी में होगा, आईसी इंजन में होगा। यानी इन तीन इक्वेशंस का यूज खूब होगा, क्योंकि हर जगह हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको ये पता होने चाहिए, वहां पे हमको ये याद होने चाहिए। ठीक है। अगर यही इक्वेशन वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस, दीज इक्वेशंस आर valid for an ideal gas undergoing adiabatic process। ये तीनों के तीनों इक्वेशन कब वैलिड होंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, ये इक्वेशन आपके कब वैलिड होंगे? कब वैलिड होंगे? दीज इक्वेशन आर वैलिड, दीज इक्वेशन आर वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये इक्वेशन कब वैलिड होंगे? जब वो आइडियल गैस हो और प्रोसेस एडियाबैटिक हो। जब वो गैस आइडियल गैस हो और एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तभी इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, नहीं तो इन इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अगर इन्हीं को फॉर ए पॉलीट्रॉपिक कह देता तो क्या करते? इन्हीं को फॉर ए पॉलीट्रॉपिक कह देता तो क्या करते? कुछ नहीं करते। जहां जहां गामा है वहां वहां एन पुट कर देते। जहां जहां गामा है वहां वहां क्या पुट कर दें? एन पुट कर दें। तो पॉलीट्रॉपिक में कुछ नहीं करना। पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन कहता है पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला इक्वेशन बना P1 V1 टू दी पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर n, P1 V1 टू दी पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर n। दूसरा इक्वेशन कहता है क्या? T1 V1 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर n माइनस 1।
यानी T1V1 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू T2V2 टू द पावर n-1 टू द पावर n-1। एंड थर्ड है क्या, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा नहीं n, गामा नहीं n, n-1 डिवाइडेड बाई n, यही फार्मूला था, n-1 डिवाइडेड बाई n, यानी दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन किसके बन गए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बन गए। ये तीनों इक्वेशन किसके बन गए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बन गए। अब इन्हीं को कुछ नहीं करना आपको, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस है, पॉलीट्रॉपिक है तो इन इक्वेशन को लगाइए, आइडियल गैस है, एडियाबैटिक है तो पिछले वाले इक्वेशंस को लगाइए, और वो लगा के आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सुनिए, हम इसके आगे बात करने वाले हैं हीट की, लेकिन उससे पहले जैसे क्लोज सिस्टम के लिए पढ़े थे वैसे ही साल्ट में अभी हम ओपन सिस्टम का पढ़ लेते हैं। ओपन सिस्टम का डिटेल हम फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि एक टेबल बनाना है तो उस टेबल को बनाने के लिए हमें ओपन सिस्टम की बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ओपन सिस्टम की बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी टेबल बनाने के लिए, इसलिए मैं उसको यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस, ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस। अब याद रखिएगा, जब भी ओपन सिस्टम की बात करेगा, जब भी ओपन सिस्टम की बात करेगा वो कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस की बात करेगा। आपको पता है कंट्रोल वॉल्यूम का क्या मतलब है और कंट्रोल सरफेस का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस, यही तो पढ़ते चले आ रहे हो भाई। इसमें फ्लूइड इंटर करेगा, फ्लूइड एग्जिट करेगा। ओपन सिस्टम का मतलब है जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर हो और मास का भी ट्रांसफर हो, जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर हो और मास का भी ट्रांसफर हो, उसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। इन ओपन सिस्टम देयर इज द वॉल्यूम व्हिच इज अ कंट्रोल, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, वो कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं ओपन सिस्टम को। जब हम क्लोज सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे द बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल, बाउंड्री चेंज होती है, बिना बाउंड्री चेंज हुए क्लोज सिस्टम में वर्क नहीं होता है। ठीक है, बट जब ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं, और कंट्रोल वॉल्यूम की तरफ जो चारों तरफ जो सरफेस होता है उसको हम कंट्रोल सरफेस बोल देते हैं, उसको हम कंट्रोल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, हम कंट्रोल सरफेस ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। और डिटेल इसका जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जाएंगे, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। यहां पे साल्ट में देखिए, जैसे क्लोज सिस्टम था कि उसका जो वर्क निकला था W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, वैसे ही ओपन सिस्टम वर्क जो है उसको दिया जाता है ओपन सिस्टम वर्क गिवन बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं, वहां हम प्रेशर वेरिएबल एक निग्लेजिबल मान के चले थे, तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ, इसको याद रखिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको फार्मूले एक जगह लाने के लिए बता रहा हूं, बाद में हम बहुत डिटेल से ओपन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, वहां पे देखेंगे, उसी का यूज करेंगे। तो यह है एक जनरल इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन
फॉर ओपन सिस्टम वर्क। यह है ओपन सिस्टम वर्क जनरल इक्वेशन। साथ में हमने जब क्लोज सिस्टम पढ़ा था, तो क्लोज सिस्टम में हमने कहा था कि अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। इस प्रेशर और वॉल्यूम में मैं एक कोई कर्व ड्रा करता हूं, जनरल कर्व। ये कर्व जितना एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे कवर करता था, इसको हमने क्लोज्ड सिस्टम वर्क कहा था। क्लोज सिस्टम वर्क कहा था। अब अगर इसी को हमने एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस द क्लोज सिस्टम वर्क, अगर यही कर्व पीवी डायग्राम में ड्रा किया जाए, प्रेशर और वॉल्यूम में ड्रा किया जाए इसी कर्व को, और यह कह दिया जाए कि ये कर्व इस प्रेशर एक्सिस पर कितना एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया, ये कितना एरिया कवर करेगा, तो ये जो एरिया आएगा इस एरिया को बोलेंगे ओपन सिस्टम वर्क। तो अगर डिफरेंस देखिए, अगर वो क्लोज सिस्टम वर्क की बात करता है तो एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम वर्क, and area covered by the curve on the pressure axis is known as open system work. Area covered by the curve on the volume axis is known as closed system work, and area covered by the curve on the pressure axis is known as open system work. Area covered by the curve on the pressure axis is known as open system work. तो कंपैरिजन याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम वर्क और ओपन सिस्टम वर्क। जब हमने याद करिए क्लोज सिस्टम की बात किया था तो हमने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया था और वहां पे दिखाया था कि अगर आप क्लोज सिस्टम वर्क की बात करते हैं तो इन द क्लोज्ड सिस्टम वर्क जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि जो क्लोज्ड सिस्टम है उस क्लोज्ड सिस्टम का जो वर्क होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV के बराबर होगा, और हमने प्रूफ भी किया था और उसी को कहा था कि यही एरिया जो वॉल्यूम एक्सिस पे कवर करेगा वो क्लोज सिस्टम वर्क होगा। लेकिन जब हम ओपन सिस्टम में आए तो ओपन सिस्टम में जब हम वैसा ही कर्व ड्रा किए तो हमने कहा एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस नहीं, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन प्रेशर एक्सिस। जो प्रेशर एक्सिस है इस पर जितना एरिया कवर करेगा वही एरिया हमारा ओपन सिस्टम वर्क कहलाएगा। यानी ये एरिया आपका ओपन सिस्टम वर्क की बात करेगा, ये वाला क्लोज सिस्टम वर्क की बात करेगा, ये वाला क्लोज सिस्टम वर्क की बात करेगा, और ये कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस की बात करेगा। ये इक्वेशन जो है वो ओपन सिस्टम वर्क की बात करेगा। वहां पर क्लोज सिस्टम के वर्क में इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV था, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VdP है, यानी P इंटू dV और माइनस VdP की बात कर रहा है। अब जो हम आगे इक्वेशन निकालेंगे वो इसी से निकालेंगे। तो वहां मैंने आपको इंटीग्रेट करके बताया था, यहां इंटीग्रेट नहीं करूंगा, सीधे फार्मूले पुट करूंगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपन सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद। तो यहां पे जल्दी से पांचों प्रोसेस के वर्क देख लेते हैं और फिर मैं कहूंगा कि एक आप टेबल बनाइएगा, उसके बाद बात करिएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रोसेस की बात करता हूं। मैं इसको पूरे को हटाने जा रहा हूं,
पूरा डिलीट करने जा रहा हूं। ये आपने देख लिया, ओपन सिस्टम का ये है, ठीक है। ऑन प्रेशर एक्सिस ये भी समझ में आ गया। इसको देखिए, देखिए यहां पे अब आपको ये आप पता है कि W इज इक्वल टू मैं बात करूंगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डीपी की बात करूंगा, ओपन सिस्टम। अब पहला प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जो फर्स्ट प्रोसेस है, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं तो पीवी डायग्राम में चाहे हीट सप्लाई करिए चाहे हीट रिजेक्ट करिए, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, मान लीजिए हीट रिजेक्शन भी करते हैं, मान लीजिए पहले प्रेशर P1 था, बाद में प्रेशर P2 हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन 1 से 2 ऐसे ही चलेगी। ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं इसको मैं। तो अगर हम 1 से 2 पे आए तो 1 से 2 पे यहां से यहां चले आए। अब एरिया कवर्ड बाय द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VdP। V कांस्टेंट है, V को कांस्टेंट ले लो, V कांस्टेंट है, V को कांस्टेंट ले लो। जब आप V को कांस्टेंट ले लेंगे तो अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। देखिए यहां पे आप निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस, और देख लीजिए कहां से कहां चल रहा है, ठीक है। लोअर जहां से चला, जहां तक गया वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कहां से कहां गया भाई, 1 से 2, 2 से 1 जो भी आप लेते हैं तो V को बाहर निकाल लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 पे चला तो dP कर दीजिए, ठीक है। dP का मतलब माइनस यहां पे है तो माइनस V और P2 माइनस P1 कर दीजिए। जब V को अंदर ले जाए, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो V इंटू P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो दिस इज द W फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसमें दिमाग नहीं खपा रहा हूं, और आपको भी चूंकि पहले बता चुका हूं इसलिए इसको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो ये एरिया होगा और ये एरिया होगा W इज इक्वल टू V ब्रैकेट में P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2। अगर पहले से माइनस ना लेते तो आपका माइनस में निकल के वैल्यू आ जाती। हमने पहले से लिया है, ऑलरेडी ओपन सिस्टम बोल दिया है, इसलिए यहां पे माइनस नहीं है। अगर नहीं बोलता तो माइनस में अपने आप आ जाता हूं, ठीक है। सेकेंड की बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। तो दिस इज प्रोसेस फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज प्रोसेस फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 0 आया था क्योंकि एरिया कहां ले रहे थे, वॉल्यूम एक्सिस पे ले रहे थे। एरिया कहां ले रहे थे, वॉल्यूम एक्सिस पे ले रहे थे। जब आप एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे ले रहे थे तो आपका एरिया कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसलिए 0 आया था। यहां पे एरिया प्रेशर एक्सिस पे ले रहे हो, जब आप एरिया प्रेशर एक्सिस पे ले रहे हो, इसलिए प्रेशर एक्सिस में लेने की वजह से आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है, कितना एरिया होगा। आज समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द इक्वेशन 1 फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। P इज इक्वल टू कांस्टेंट कह रहा है, ओपन सिस्टम वर्क है, माइनस VdP की बात करेगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात करेगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की बात करेगा। तो लाइन चाहे आप वॉल्यूम को इंक्रीज कराओ चाहे डिक्रीज कराओ, 1 से 2 पे चले जाओ। एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द प्रेशर एक्सिस, कितना एरिया कवर हो रहा है प्रेशर एक्सिस पे, कुछ भी नहीं कवर हो रहा, इसका मतलब यहां से भी 0 ही आएगा। और जब चेंज इन प्रेशर 0 हो गया, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब dP 0, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब dP 0 और dP 0 का मतलब W 0 हो गया। तो अगर वो ओपन सिस्टम है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क हमेशा 0 मिलेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क हमेशा 0 मिलेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क
हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर वो ओपन सिस्टम है तो याद रखिएगा, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करता है तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड प्रोसेस। यहां से सेकेंड प्रोसेस आपका क्लियर हुआ। बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। देखिए, फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस यहां से कंप्लीट हो गए। फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस यहां से कंप्लीट हो गए। सेकेंड प्रोसेस मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस मैंने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस क्लोज सिस्टम में था वहां वर्क जीरो था, बट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ओपन सिस्टम में वर्क जीरो नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्लोज सिस्टम में कुछ वर्क मिल रहा था, बट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ओपन सिस्टम में वर्क जीरो है। ओपन सिस्टम में वर्क जीरो है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो थर्ड है, आइसोथर्मल, जरा वहां देखेंगे क्या आता है। ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक का तो सेम फार्मूला निकल के आएगा, देखेंगे जस्ट हम नेक्स्ट क्लास पे उसको। ठीक है, आइसोथर्मल भी नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ओपन सिस्टम के दो प्रोसेस के वर्क देख लिए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक है, उन तीनों को देखने के बाद एक सुंदर सी प्यारी सी टेबल बनाएंगे और वो टेबल पे सारे फार्मूले क्लोज सिस्टम के क्या होंगे, ओपन सिस्टम के वर्क के क्या होंगे, उसको लिखेंगे और घर में सब लोग जहां बैठ के पढ़ते हो उसके सामने चिपका लेना, जिससे वो उठते बैठते आपकी नजर में रहे और वो फार्मूले आपको रट जाएं। जब तक वो फार्मूले रटेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी जो थर्ड प्रोसेस है उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, रोके यहीं पे क्लास को। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड प्रोसेस है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।